नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसियन गवर्नमेंट की जुडिशियल सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने रसियन गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर है, जिसमें हमने ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल किस तरह से वर्क करते हैं, या उनके इलेक्शंस या उनके पावर और फंक्शन, इन सारी चीज़ों को समझ लिया था। तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। पूरे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशियरी। तो 2 पार्ट को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज हम तीसरे पार्ट को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है जुडिशियरी। तो अगर आप लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को समझना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से प्लेलिस्ट से जा करके वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से रसिया में पूरी जुडिशियल सिस्टम वर्क करती है। उसको कई अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक, अलग अलग कई तरह की बेसिस, जैसे कि जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे या फिर हायरार्की के बेसिस पे। तो उस क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जो हायरार्की या अलग अलग जुरिस्डिक्शन के कोर्ट्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट में भी काफी डिफरेंसेस हैं। तो उन डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। उनके पावर और फंक्शन में भी कई तरह की एक तरह से कहें डिफरेंसेस हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा वीडियो इन्हीं सारी चीजों पर बेस्ड होने वाला है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, रसिया में जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, उसको हम कुछ बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला बेसिस हम ले सकते हैं जुरिस्डिक्शन का। जुरिस्डिक्शन मीन्स कि किसी भी कोर्ट का दायरा क्या है, बाउंड्री क्या है, जिसके अंडर वो वर्क कर सकती है। जैसे अगर हम इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसको कुछ पार्टिकुलर रूल ऑफ लॉ के आधार पे कुछ पार्टिकुलर एक तरह से कहेंगी डायमेंशन है, जिनको ओवररीच नहीं कर सकता है वो। अदरवाइज एग्जीक्यूटिव का पावर हार्म होने लगेगा तो वो क्लैश ऑफ पावर होने लगेगा। तो इस तरह से अलग अलग कोर्ट का जो एक तरह से कहें कि बाउंड्री सेटअप किया गया है, पावर की बाउंड्री, कि इन्हीं इन्हीं सब्जेक्ट्स पर, इन्हीं इन्हीं इशू पर आपको एक तरह से कहें कि डिसीजन सुनाना है, या इसी तरह के केसेस को आपको हैंडल करना है। तो इस आधार पे जो डिवीजन है उसको कहते हैं डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे रसिया में जो जुडिशियल सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन और दूसरा है जनरल जुरिस्डिक्शन। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा जनरल। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन एक ऐसा जुरिस्डिक्शन है जिसमें जो कोर्ट्स है, जो कोर्ट हैं, ठीक, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए, वहां के सिटीजन के फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करने के लिए, इस तरह से ये सारी बाउंड्री उनको इस तरह के इशू पे बेस्ड पावर मिले हैं। ठीक, तो ये जुरिस्डिक्शन जो है, ठीक, इस बेसिस पे अगर हम डिवीजन की बात करें तो रसिया में 2 लेवल पे कोर्ट पाए जाते हैं। एक तो फेडरल लेवल पे, जिनको हम सेंट्रल लेवल पे बोल सकते हैं, ठीक, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ रसिया बोल सकते हैं। और दूसरा लोकल लेवल पे, एक तरह से कहें कि रीजनल लेवल पे पाया जाता है। ठीक, तो एक तो फेडरेशन एक तरह फेडरल लेवल पे है, और एक हम इनको रीजनल लेवल पे बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का 2 डिवीजन हो गया। ठीक, एक तरह से समझिए कि जो पूरे जुडिशियल सिस्टम को डिवाइड किया गया है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक ऐसे कोर्ट आएंगे एक पार्ट में जिनका जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना है। ठीक, तो रसिया की अगर हम सिस्टम को समझना चाहें तो वहां पर सबसे पहले एक तो पूरी रसिया है, जिसको हम सेंट्रल लेवल पे बोल सकते हैं, रसिया एज ए कंट्री। उसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस पूरे रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए एक कोर्ट है, जिसको बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ रसिया। यानी कि जिस तरह से इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे
वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हालांकि दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो गया। लेकिन इंडिया में जो स्टेट हैं, कई सारे स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए इंडिया में स्टेट लेवल पे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रसिया में अलग अलग जो यूनिट हैं उनके सब्जेक्ट्स के, उनको सब्जेक्ट बोलते हैं, छोटे छोटे यूनिट से जिनसे मिलकर के रसिया बना है, तो लगभग 80 के आसपास हैं। तो उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए, उनके अपने यूनिट के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए रीजनल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रीजनल लेवल पे है जो रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेगा, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फेडरल लेवल पे है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब पूरी रसिया की जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिजर्व करेगा। तो ये पहला बेसिस था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में 2 लेवल होते हैं। जनरल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं कई तरह के कोर्ट, बेसिकली मेनली 4 तरह के कोर्ट। सबसे ऊपर यानी कि सबसे अपेक्स पे आता है सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आता है रीजनल कोर्ट, इसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके नीचे आता है जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस किसी पर्सन को मत समझिएगा, कोर्ट है। तो ये है जनरल ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे रसिया में जो कोर्ट है वो चार लेवल पे हैं। सबसे अपेक्स पे, सबसे ऊपर कंट्री लेवल पे जो है, जो कंट्री लेवल पे जनरल ज्यूरिसडिक्शन का जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे जो एक तरह से कहें यूनिट लेवल पे है, जैसे 80 के अबाउट यूनिट है रसिया में टोटल, तो वहां पर रीजनल कोर्ट होंगे। और यूनिट में भी कई तरह के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं और सब यूनिट होते हैं, तो उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ठीक। और सबसे नीचे जस्टिस ऑफ पीस होगा, जो एक तरह से कहें कि पीस मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ अगर कुछ इश्यूज हैं, ठीक, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो उन पर डिसीजन यहाँ पर एक तरह से सबसे निचले लेवल पे पीस मेंटेनेंस के लिए होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा केस है जो कॉन्फ्लिक्ट राइज कर रहा है पूरी रीजन में या पूरी रसिया में, तो ये केस उसको नहीं हैंडल करेंगे, बल्कि मतलब अपर कोर्ट जो भी हैं उस रीजन के वो हैंडल करेंगे। तो जनरल ज्यूरिसडिक्शन में अगर हम बात करें तो 4 तरह के कोर्ट हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में बात करें तो 2 तरह के कोर्ट हैं। तो ये डिवीजन तो ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे था, लेकिन और भी कई तरह से रसिया में जो कोर्ट्स का डिवीजन है वो हुआ है। हायरार्की के बेसिस पे बात करें, हालांकि यहाँ भी हायरार्की दिख ही रही है, लेकिन लेकिन ये डिवीजन बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे है। ये सारे कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक है और इन सारे कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन एक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने वाले हैं, और इनका इशू जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल, क्रिमिनल, मिलिट्री, इस तरह की चीजों को सॉल्व करना, इस तरह से रिलेटेड इशू हैं कुछ। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि कोई एक तरह से कहें कि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई है और उसका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, या इस तरह से कुछ और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक। या फिर सिविल, मान लो 2 रशियन सिटीजन का आपस में कुछ प्रॉपर्टी को लेके कोई इशू है या और कुछ इशू है, तो ये सब जनरल ज्यूरिसडिक्शन के ये सब जनरल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। तो ये हो गया। दूसरा बेसिस जो है डिवीजन का वो हायरार्की है। हायरार्की किस तरह से? हायरार्की में जैसे हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया की जो पूरी जुडिशियरी है उसको कई बेसिस पे, कई लेवल पे डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो भी अलग अलग स्टेट में बोलते हैं, ठीक। तो वैसे वहां भी हायरार्की के बेसिस पे कोर्ट्स को डिवाइड किया गया है। टोटल दो लेवल पे इस तरह के हायरार्की बनाई गई है। एक है फेडरल कोर्ट और दूसरे हैं सब्जेक्ट कोर्ट, ठीक।
में सेंट्रल लेवल पे जितने कोर्ट्स आ रहे हैं उनको रखा गया है, जिसमें ये ऊपर का ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट ये रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सब्जेक्ट में हम लास्ट वीडियो में जब शायद लेजिस्लेटिव बता रहे तब बताए थे कि सब्जेक्ट जो रसिया में पूरी रसिया की छोटी छोटी यूनिट है जिनसे मिल करके जैसे हम इंडिया में स्टेट को यूनिट मान सकते हैं इंडिया का, ठीक, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, तो ऐसे रसिया में भी कुछ छोटे छोटे यूनिट हैं तो उनको सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक। तो वो सब्जेक्ट अबाउट 80 के आसपास हैं, 75 to 80 ये वेरी करता रहता है, ठीक। तो उनको हम एक तरह से इंडिया का स्टेट लेवल पे जो कोर्ट है उनसे कंपेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक तरह से कहें कि सही तरीका नहीं होगा कंपैरिजन का, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इतना समझ सकते हैं। तो सब्जेक्ट लेवल पे कई तरह के कोर्ट आते हैं, जैसे यहाँ का ये पूरा ये सब्जेक्ट लेवल पे कोर्ट है, ठीक। तो रीजनल, डिस्ट्रिक्ट या और सारी चीजें जो भी हैं, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो रीजनल लेवल पे है वो भी इसी में आ जाएगा, ये जस्टिस ऑफ पीस जो है वो भी इसी में आ जाएगा। तो ये दो डिवीजन मेनली एक तरह से कहें दो बेसिस है रसियन कोर्ट को डिवाइड करने का, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल एक जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे डिवीजन और दूसरा है इनके अपने हायरार्की के बेसिस पे डिवीजन। तो अब इसके बाद में आता है कि डिवीजन तो हो गया, अब ये बताइए कि ये सारे जो कोर्ट्स हैं इनमें जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है या इनके पावर क्या है या फंक्शन क्या होते हैं। तो एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनको ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये बेसिस हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी कॉम्प्लिकेसी है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो तीन बड़े पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है और एक सब्जेक्ट कोर्ट है, ठीक। ये फेडरल कोर्ट है, ये सब्जेक्ट कोर्ट है। फेडरल कोर्ट में दो इंपॉर्टेंट कोर्ट आते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है और एक सब्जेक्ट कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट फेडरल लेवल का कोर्ट है। कई जगह पर अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट में सर्च करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा आर्बिट्रेशन कोर्ट भी दिया है, लेकिन अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर 2019 में रसिया में रसियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिफॉर्म हुआ है और उसमें सुप्रीम कोर्ट और आर्बिट्रेशन कोर्ट इनको मर्ज कर दिया गया है, यानी कि जो आर्बिट्रेशन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन थे वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिए गए हैं। तो अब आर्बिट्रेशन कोर्ट जैसा कोई कोर्ट रहा नहीं। तो आर्बिट्रेशन कोर्ट जिन चीजों को सॉल्व करता था वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। किस तरह की चीजों को सॉल्व करता था? वो बेसिकली इकोनॉमी, कॉमर्स, फाइनेंस, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो इश्यूज होते थे उनको सॉल्व करता था। तो अब इसका एक डिपार्टमेंट बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। वैसे सुप्रीम कोर्ट में कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें सिविल केसेस का अलग डिपार्टमेंट है, मिलिट्री केसेस का अलग डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस का अलग डिपार्टमेंट है। तो वैसे आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो सारा इशू था वो सुप्रीम कोर्ट में जब मर्ज किया गया तो आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट भी बन गया है। तो इस तरह से कई सारे डिपार्टमेंट और हैं। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सब्जेक्ट कोर्ट में जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है। सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर सेम है, लेकिन सब्जेक्ट कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर थोड़े से डिफरेंट हैं। डिफरेंस क्या है? रसिया में किसी भी जज को अगर किसी भी व्यक्ति को अगर जज बनना है तो उसके लिए स्टेट लेवल पे या एक तरह से कहें रीजनल लेवल पे और सेंट्रल लेवल यानी फेडरल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसको बोलते हैं कि रसियन जुडिशियल एग्जाम। उस एग्जाम को पास करना सभी के लिए जरूरी होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो या फिर सब्जेक्ट कोर्ट सबकी, तो सभी कैंडिडेट जो इस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सब्जेक्ट कोर्ट कहीं भी जज बनना चाह रहे हैं उनके लिए उस एग्जाम को, उस पार्टिकुलर एग्जाम को पास करना जरूरी है।
तो हम बात कर लेते हैं एबिलिटी, ताकि जाके सारी चीजें समझ में आएंगी। तो एबिलिटी को समझने के लिए हम अलग अलग कोर्ट के जज की अलग अलग एबिलिटी है, तो 3 पार्ट में कर ले रहे हैं। सीसी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, और सब्जेक्ट कोर्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ सीसी लिखना ठीक नहीं है। तो सीसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कोई व्यक्ति अगर अप्लाई करना चाह रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज बनना चाह रहा है, तो उसकी क्या एबिलिटी होनी चाहिए? वो रशियन सिटीजन होना चाहिए। तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रशियन सिटीजन होना चाहिए। कोई फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप है तो नहीं बन पाओगे। एज को लेकर के अगर हम बात करें तो 40 इयर्स मिनिमम एज होना चाहिए। उससे कम की एज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में एलिजिबल नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उससे कम एज में अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं आती है लोगों की, तो इतने अपेक्स इतने हायर कोर्ट में नहीं उनको पोजीशन दिया जा सकता है। तो 40 ईयर एज होना चाहिए, ठीक। कम से कम 15 ईयर तक किसी तरह से कहें कि हाई लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे इंडिया में हम देखते हैं, ठीक। तो 15 ईयर्स का लीगल प्रैक्टिस, 40 ईयर्स मिनिमम एज, रशियन सिटीजनशिप होना चाहिए, आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसके ये तो बेसिक एक तरह से कहें कि बेसिक एबिलिटी है। इसके अलावा भी जो एक तरह हायर डिग्री होनी चाहिए। रसिया में जो एक तरह से कहें जुडिशियरी का अलग अलग, जैसे इंडिया में LLB है, LLM है, ये सब लॉ की डिग्री है, तो हायर डिग्री की डिमांड कर रहा है, मतलब कि अलग तीनों लेवल में हायर डिग्री की डिमांड होती है। बिना हायर डिग्री के कोई व्यक्ति अप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। सिर्फ एज क्राइटेरिया बता दिया गया है, सिटीजनशिप बता दिया गया है, और उसके बाद में प्रेसिडेंट चाहे तो कोलिजियम सिस्टम से या वैसे जैसे भी है वो अपॉइंटमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर काफी सारी चीजें बताई जा रही हैं। एज तो है ही, सिटीजनशिप तो है ही, हायर डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ में और भी जो पूरा प्रोसीजर है उसमें एग्जाम को पास कराया जाता है, कई लेवल पे चेक किया जाता है, अभी हम बता रहे हैं। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए रशियन सिटीजनशिप चाहिए, साथ में 35 ईयर मिनिमम एज चाहिए, और 10 ईयर का लीगल प्रैक्टिस चाहिए, ठीक। ऐसे ही सब्जेक्ट कोर्ट के लिए रशियन सिटीजनशिप चाहिए, 25 ईयर मिनिमम एज चाहिए, और 5 ईयर का लीगल प्रैक्टिस चाहिए, ठीक। तीनों में हायर डिग्री की जरूरत है, बिना हायर डिग्री के आप जज नहीं बन पाएंगे, ठीक। तो ये इसके अलावा ये तो कॉमन चीजें, कॉमन एबिलिटी है जो आपको एक तरह से कहें कि एबल बनाती है कि आप जज बन सकते हैं, प्रोसीजर में शामिल हो सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर क्या है जजेस के अपॉइंटमेंट का? प्रोसीजर ये है कि रसिया में एक एग्जामिनेशन कमीशन है, एक क्या दो एग्जामिनेशन, 2 लेवल पे एग्जामिनेशन कमीशन है। एक तो फेडरल लेवल पे है, फेडरल लेवल पे जो एग्जामिनेशन कमीशन है वो इन दोनों के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। और एक एक तरह से कहें सब्जेक्ट लेवल पे ढेर सारे एग्जामिनेशन कमीशन है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग इलेक्शन कमीशन है। सेंट्रल लेवल पे सेंटर का इलेक्शन कमीशन है। तो ऐसे ही वहां पर एग्जामिनेशन कमीशन है जो जुडिशियरी में जज के अपॉइंटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो सब्जेक्ट लेवल पे मतलब सब्जेक्ट लेवल पे अलग अलग यूनिट की एग्जामिनेशन कमीशन है, और सेंट्रल लेवल पे पूरे एक तरह से कहें फेडरेशन ऑफ रसिया की एग्जामिनेशन कमीशन है। तो ये हो गया। तो एग्जामिनेशन कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन उसके पहले एक QCJ क्वालिफिकेशन ऑफ कोलिजियम जस्टिस, ये एक बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके द्वारा जो वैकेंसीज हैं उनकी लिस्ट निकाली जाती है और मतलब कि डेट अनाउंस किया जाता है, ठीक।
उसके बाद में फॉर्म फिलअप किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा। कैंडिडेट जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो एग्जामिनेशन कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम में जो कैंडिडेट पास होते हैं उनका पूरा लिस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ कॉलेजियम जस्टिस के पास भेजा जाता है। ठीक, अभी हम रीजनल लेवल पे बात बता रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले एग्जाम दो। एग्जाम देने के बाद जो लोग पास हुए हैं उनका सारा डेटा लिस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ कॉलेजियम जस्टिस के पास जाएगा और ये इवेल्युएट करेंगे कि इनमें से कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, क्योंकि और कई तरह की इनकी एक तरह से कहें कि ये फिजिकल लेवल पे भी चेक करते हैं कि कैंडिडेट हेल्दी है या नहीं है। मतलब बहुत एक तरह से कहें नॉर्मल डिजीज है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें कि कोई बड़ी बीमारी है तो इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना या और सारी चीज़ें। तो इस यहाँ पर भी जो कैंडिडेट पास होते हैं उनको भेज दिया जाता है उनके रेस्पेक्टिव कोड। जैसे मान लो कि इसको इस तरह से समझते हैं कि एक कैंडिडेट है, वो एग्जाम दिया, उसका नाम QCJ यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ कॉलेजियम जस्टिस के पास पहुंचा। अब वो उसको टेस्ट किया, मान लो वो वहां से पास हो गया, तो इसकी पूरी डिटेल भेज दी जाएगी जिस भी कोर्ट में वैकेंसी है उन सभी बॉडीज के पास में। ठीक, जैसे मान लो कि ये रसिया की एक यूनिट है और इसमें टोटल 10 वैकेंसीज हैं। ठीक, कॉलेजियम सिस्टम के पास टोटल 15 ऐसे बच्चे मिले जो एलिजिबल हैं। इन 15 का डेटा इन जजेस के पास में, इस कोर्ट के पास में भेजा जाएगा। कोर्ट के जो प्रेसिडेंट होंगे, जो चेयर होंगे, उनके पास भेजा जाएगा। ठीक, प्रेसिडेंट मतलब रसिया का प्रेसिडेंट नहीं, कोर्ट का चेयरमैन यानी वो प्रेसिडेंट, वो डिसाइड करेगा कि उस कोर्ट का जज कौन बनेगा। उसी 15 में से उनको सेलेक्ट करना होगा। ठीक, इस तरह से पूरी वैकेंसी फिल होगी और बाकी जो कुछ यहाँ पर 15 है, 15 और 10 में से, जैसे मान लो 15 कैंडिडेट थे और 10 का अपॉइंटमेंट हुआ तो 5 को रिजेक्ट कर दिया जाता है अलग अलग बेसिस पे। इसमें कई तरह की एक तरह से कहें कि जिनको हम अनफेयर मीन्स बोल सकते हैं वो होते हैं। तो बेसिक क्रिटेरिया या बेसिक प्रोसीजर ये है कि एग्जामिनेशन दो, तुम्हारा सारा डेटा QCJ क्वालिफिकेशन ऑफ कॉलेजियम जस्टिस के पास पहुंचेगा, ये रीजनल लेवल पे बता रहे हैं, और उसके बाद में तुम्हारा डेटा रेस्पेक्टिव कोर्ट के प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा और वो अपॉइंट कर लेंगे उन्हीं में से। सेंट्रल लेवल पे क्या इशू है? सेंट्रल लेवल पे भी इसी तरह से एक एग्जामिनेशन कमीशन है जिसका नाम है स्पेशल एग्जामिनेशन कमीशन। स्पेशल एग्जामिनेशन कमीशन कैंडिडेट्स का एग्जाम कंडक्ट कराती है और उनका डेटा वो स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ कॉलेजियम जस्टिस, स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ कॉलेजियम जस्टिस यानी SQCJ के पास भेज दिया जाता है। और ये स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ कॉलेजियम जस्टिस इसी तरह से जैसे यहाँ पर ये उसको इवेलुएट किया था और जिन जिन लोगों को वो एलिजिबल पाया उनको फिर वो कोर्ट एक तरह से कहें जिस कोर्ट में वैकेंसी है उनके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। तो वैसे ये भी जिन जिन कोर्ट्स में जैसे सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उनमें उनको भेज देंगे। ठीक, एक तरह से कहें उनके प्रेसिडेंट के पास में, और उनके प्रेसिडेंट उन सारी डेटा को एक तरह से कहें इवेलुएट करेंगे। ठीक, अगर उनको कुछ लग रहा है कि ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ठीक, तो उसको रिजेक्ट करेंगे। फिर से एक तरह से कहें प्रेसिडेंट SQCJ के पास भेज देगा। फिर से ये एक तरह से कहें कि फिर से चेक करेंगे, अगर कुछ गलती हुई है तो वो सुधार करके फिर से भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट मतलब रसिया का प्रेसिडेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चेयरमैन हैं उनको प्रेसिडेंट कहते हैं वहां, तो उनके पास। तो उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास या एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, एक तरह से कह सकते हो, जैसे इंडिया में चीफ जस्टिस ही कहते हैं, वहां चीफ जस्टिस नहीं प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो वो उस डेटा को प्रेसिडेंट जो है रसिया के प्रेसिडेंट, एक्चुअल में जो प्रेसिडेंट हैं रसिया, पूरी रसिया के, जैसे इस समय पुतिन है, तो पुतिन प्रेसिडेंट की एक कमीशन होती है। ठीक, प्रेसिडेंशियल कमीशन, जो एक तरह से कहें प्रेसिडेंट को कई सारे इश्यूज में हेल्प करती है।
ठीक। वो एक तरह से कहेंगी क्लोज, प्रेसिडेंट का पूरा पूरा एक तरह से कहेंगी प्रेसिडेंट उनको रेगुलेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ नहीं है कि उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उन पर कोई कानून नहीं काम करता है। जो कमीशन है प्रेसिडेंशियल कमीशन, उस पर सारा अधिकार या सारे कार्य वो प्रेसिडेंट के हिसाब से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जब वो डेटा पहुंचेगा तो उसके बाद में वो भेज देगा प्रेसिडेंशियल कमीशन के पास। प्रेसिडेंशियल कमीशन डेटा प्रेसिडेंट को सबमिट करेगी और प्रेसिडेंट उसको फेडरेशन काउंसिल के पास भेजेगा, और फेडरेशन काउंसिल यानी कि जो अपर हाउस है रसिया की लेजिस्लेचर की, वो उसको पास करेगी और उसके बाद में अपॉइंटमेंट हो जाएगा। फेडरल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम के बाद में स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ कोलिजियन जस्टिस के पास जाएगा। उसके बाद में अलग अलग कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके पास जाएगा। वो वहां से आगे सबमिट करेंगे प्रेसिडेंशियल काउंसिल के पास, प्रेसिडेंशियल कमीशन के पास में। प्रेसिडेंशियल कमीशन उसको चेक करेगी, वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगी, और प्रेसिडेंट उसमें से जिनको प्रॉपर समझते हैं, ठीक समझते हैं, उनको फेडरेशन काउंसिल के पास उसको सबमिट करेंगे, और फेडरेशन काउंसिल उस पर एक तरह से कहें कि वोट करेगी और उसको पास करेगी। तो सेंट्रल लेवल पे या फेडरल लेवल पे जो हम देखते हैं काफी कॉम्प्लिकेसी है, और इसी कॉम्प्लिकेसी का फायदा उठा करके कई तरह के एक तरह से कहें कि अनफेयर मीन्स अडॉप्ट किए जाते हैं। जो योग्य नहीं है उनको बना दिया जाता है, और कई सारे योग्य कैंडिडेट महज कुछ छोटी छोटी वजहों को बता करके उनको निकाल दिया जाता है। तो काफी अनफेयर मीन्स यूज होता है एक तरह से कहें। तो ये अपॉइंटमेंट को लेकर के सारा प्रोसीजर था। हम पढ़ लिए अभी तक कि किस तरह का डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, और उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है। अब इसके बाद में आता है कि रसिया में जो अलग अलग कोर्ट हैं, जैसे हम अभी देखें कि फेडरल लेवल पे, फेडरल या सेंट्रल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट है, और सब्जेक्ट लेवल पे कई तरह के कोर्ट हैं। तो उनके पावर और फंक्शन क्या है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पावर और फंक्शन की बात करें, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पावर फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पावर और फंक्शन की बात करें, इसके नाम से स्पष्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना इसका पहला काम हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेगा, किसी भी तरह से रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। हालांकि कोशिश करना और मेंटेन किए रहना अलग बात है। कई तरह के लूप होल जनरेट हो जाते हैं, जो कि प्रेजेंट की रसिया में देखने को काफी अच्छे से मिल सकता है। तो इनका पहला काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना। दूसरा काम है इनको फंडामेंटल राइट, जो वहाँ के सिटीजन है उनके फंडामेंटल राइट की गार्जियन है ये एक तरह से। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करने के लिए कई तरह के रिट जारी कर सकते हैं, तो वैसे ये भी है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व रखना, फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व रखना, या अगर लेजिस्लेचर से या किसी भी तरह का कोई एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, ठीक, तो उनको नल एंड वाइड करना, ठीक। आगे फिर कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट में, मतलब एक तरह से जब कई जैसे लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो वहां पर डिफाइन करना, इंटरप्रेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम भी इसी कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को कि नहीं, यहाँ पर इनको ये पावर मिला है, इनको ये पावर मिला है। जैसे कोई अपने पावर को ओवर रीच करने लगता है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसको इंटरप्रेट करने का काम करता है। आगे कुछ जुडिशियल रिव्यू से संबंधित भी पावर इनको मिले हुए हैं। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि अगर कोई लेजिस्लेचर कोई एक्ट बनाता है उसको रिव्यू करेंगे, या अपने द्वारा जो डिसीजन दिया गया उसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं, और उसको देख सकते हैं कि हमने जो डिसीजन दिया था या जो कानून बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको नल एंड वाइड कर देंगे। तो जुडिशियल रिव्यू, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का पूरा पावर और फंक्शन।
इसके बाद में है सुप्रीम कोर्ट का पावर और फंक्शन। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हम यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक अपेक्स कोर्ट है जो कि जनरल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड सारे इशू को सॉल्व करता है। तो पूरे कंट्री में सिविल केसेस जितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस जितने हैं, फाइनेंशियल केसेस जितने हैं, या फिर अपीलेट मतलब कि ये सारे जो केसेस हैं, अगर निचले कोर्ट इनको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, सब्जेक्ट कोर्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इनके पास अपील के रूप में भी आ सकती है और डायरेक्टली इनको अप्लाई किया जा सकता है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से नहीं सहमत हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह से तो इन सारी केसेस को ये सॉल्व करने का काम करते हैं। इसके बाद में जुडिशियल रिव्यू से संबंधित भी पावर इनको मिला है। तो अगर जनरल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कोई जुडिशियल रिव्यू का इशू है, मतलब कि कोई इनको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक, तो वो जुडिशियल रिव्यू में ला सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो किसी एक्ट को, किसी डिसीजन को फिर से रिव्यू करके उसको सुधार सकते हैं। सब्जेक्ट कोर्ट में जो उनके पावर और फंक्शन है वो उनके अपने यूनिट से रिलेटेड होंगे। जैसे मान लो कि इनका सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन था वो पूरे कंट्री का जनरल ज्यूरिसडिक्शन था। पूरे कंट्री के सिविल केसेस, उनके क्रिमिनल केसेस, उनके मिलिट्री केसेस, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस, उनके फाइनेंशियल केसेस, इन सारी चीजों को देखते थे। लेकिन जब हम सब्जेक्ट लेवल पे देखेंगे, जो एक तरह से कहें सब्जेक्ट कोर्ट है, यूनिट, अलग अलग यूनिट के कोर्ट हैं, तो उनके अपने जनरल ज्यूरिसडिक्शन के केस, उस पार्टिकुलर यूनिट में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है किसी व्यक्ति का, या फिर क्रिमिनल या मिलिट्री या इस तरह की जो चीजें हैं, तो उनको ये सुनने का काम करते हैं। सब्जेक्ट कोर्ट का ये पावर और फंक्शन होता है। तो ये सारी चीजें एक तरह से कहें कि हम आज 3 बड़े चीजों पे बात किए। पहला था क्लासिफिकेशन, दूसरा अपॉइंटमेंट और तीसरा पावर और फंक्शन। हमने कोशिश किया है कि आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई किया जाए। इसके अलावा आप अलग अलग वेबसाइट पे और भी कुछ चीजें पा सकते हैं। जैसे कहीं किसी वेबसाइट पे मिला कि आर्बिट्रेशन कोर्ट भी होता है फेडरल लेवल पे, तो अभी उस वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है, ठीक। ये ऑलरेडी किया जा चुका है कि फेडरल लेवल पे फाइनेंशियल या कमर्शियल केसेस को सॉल्व करने के लिए जो पहले आर्बिट्रेशन कोर्ट था वो अब सुप्रीम कोर्ट में मर्ज कर दिया गया है। ऐसे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर और कई तरह के केसेस हैं जो आपको कैटेगरी, एक तरह से टाइप में दिया जाता है कि ये टाइप है, टाइप नहीं है। जैसे मान लो एक जगह हम पढ़ रहे थे एक वेबसाइट पे, उसमें मिला कि मिलिट्री कोर्ट भी होता है। तो मिलिट्री कोर्ट कोई सेपरेट कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिवीजन, एक यहाँ पर एक डिपार्टमेंट होगा जो मिलिट्री केसेस को सॉल्व करेगा, इनका भी एक डिपार्टमेंट होगा जो मिलिट्री केसेस को सॉल्व करेगा, और इनका भी एक डिपार्टमेंट होगा जो इस तरह के। तो क्या इनको हम अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम बड़े लेवल पे इनको डिवाइड करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से मतलब मिलिट्री केसेस की हायरार्की समझना चाहते हैं तो उनके डिपार्टमेंट में घुस के समझना पड़ेगा। तो ये बातें हैं। आपका कोई खास प्रतिक्रिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन हो तो वो भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में समझाने की या कोई अलग सेपरेट वीडियो बनाने की। अगर आपको किसी खास किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे या किसी पार्टिकुलर चीज पे कोई वीडियो चाहिए, ठीक, पॉलिटिकल साइंस के किसी इशू पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको वीडियो मिल जाए। देखते रहिए हमारा चैनल। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।